हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कंपनी के दो इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड सेकंड है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। दोनों डॉक्ट्रिन्स बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो प्लीज़ बी कॉन्सेंट्रेट होके देखिए। डॉक्ट्रिन्स का मतलब क्या होता है? सिद्धांत मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ओके, तो ये डॉक्ट्रिन क्यों है? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में ये कहा जाता है कि जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, ये हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मीन्स इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन इन डॉक्यूमेंट्स को देख सकता है कंपनी के कहाँ पे? आरओसी की वेबसाइट पे बाय पेमेंट ऑफ नॉमिनल फीस। ओके, उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस किस लिए बनाया गया है? ये कंपनी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, क्यों? फॉर समटाइम्स क्या होता है, जो जैसे कोई पर्सन है, उसने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया विदाउट रीडिंग द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द कंपनी, तो इस केस में कंपनी बोलती है कि इसमें हमारा डिफॉल्ट नहीं है, आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल हमारा रीड नहीं किया कि हमारे मेमोरेंडम और आर्टिकल में क्या क्या कंटेंट थे, हम मतलब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए लाइबिलिटी कैसी होगी कंपनी की, आपको ये सब चीज़ें पता नहीं है, तो इसके लिए कंपनी नॉट लायबल। ओके, तो कंपनी इसके लिए बिल्कुल भी लायबल नहीं होगी, इस चीज़ के लिए वो इंडिविजुअल पर्सन ही लायबल होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें और क्या क्या बातें हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ The memorandum of association and article of association of every company are registered with the ROC and are public document। ये क्या होते हैं? ये दोनों डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के जो ROC के पास रजिस्टर्ड होते हैं, और ये क्या होते हैं? इन्हें हम पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। दे कैन बी इंस्पेक्टेड बाय एनी पर्सन बाय पेमेंट ऑफ नॉमिनल फीस एट द ROC। कोई भी पर्सन इस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करता है, एक इंस्पेक्ट कर सकता है नॉमिनल फीस आरओसी को पेमेंट करने के बाद। ओके, उसके बाद है इट ऑपरेट्स इन फेवर ऑफ कंपनी एंड अगेंस्ट द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी। मैंने आपको जैसे कि बताया, ये कंपनी को प्रोटेक्ट करता है। ओके, कि अगर कोई भी काम अगर कंपनी करती है और ये माना जाता है उसमें कि जो पर्सन है उसने एमओए और एओए कंपनी का रीड नहीं किया था, और उसने बिना एमओए और एओए को रीड किए हुए कंपनी के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कंपनी उसके लिए लायबल नहीं होगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट बोलता है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी टू इंस्पेक्ट दीज डॉक्यूमेंट। दीज डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से हैं? दीज डॉक्यूमेंट का मतलब वही है एमओए और एओए, and make sure that his contract with the company is in accordance with the provision of these document। एवरी पर्सन को कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने से पहले उसे एमओए और एओए को रीड कर लेना चाहिए, और श्योर हो जाना चाहिए कि जो एमओए और एओए में जो मतलब कंटेंट थे उसके रिगार्डिंग ही उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। ऐसा कोई काम तो नहीं है जो कंपनी इलीगल तरीके से कर रही हो, तो इसके लिए फिर कंपनी लायबल नहीं होगी, तो उस पर्सन की इंडिविजुअल लायबिलिटी बन जाएगी। ओके, फिर हम इस केस में देखें, हाउएवर इवन इफ अ पर्सन फेल्स टू रीड देम द लॉ एज्यूम दैट ही इज अवेयर ऑफ द कंटेंट ऑफ दीज डॉक्यूमेंट। अगर आपको इस डॉक्ट्रिन के अंदर अगर कोई भी लॉस होता है, आप किसी भी इंजरी को फेस करते हैं, तो इसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी, और लॉ ऑलवेज पहले ही प्रिज्यूम कर लेगा कि आपने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले कंपनी का मेमोरेंडम एंड आर्टिकल पढ़ा हुआ है, तो इसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी, चाहे आपने ना पढ़ा हो। लेकिन ये एज्यूम कर लेंगे कि आपने पढ़ लिया है, तभी आपने पढ़ने के बाद ही सारे टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ने के बाद ही आपने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। ओके, दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसका कंक्लूजन यही है कि इन दिस डॉक्ट्रिन कंपनी इज नॉट लायबल। इस डॉक्ट्रिन के अंदर कंपनी लायबल नहीं होती है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है वो कंपनी को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट होता है ये आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द कंपनी से। ओके, क्योंकि क्या होता है, जो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स होते हैं, जो भी उनका इंटरनल काम होता है, उसके बारे में आउटसाइडर को नॉलेज नहीं होती है, और कंपनी इस केस में अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी या कुछ भी कर दे और जिससे
आउटसाइडर को लॉस हो जाए तो इसके लिए आउटसाइडर लायबल नहीं होगा, इसके लिए सिर्फ कंपनी ही लायबल होगी। इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं आपने एमओए और एओए रीड नहीं किया। ओके, सो इस केस में इसलिए ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का कंसेप्ट लाया गया। ये डॉक्ट्रिन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू द अर्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ओके, ये मैंने अभी आपको बताया है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट होता है ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का ही एक्सेप्शन है, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट करता है कंपनी को, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर्स को। ओके, इट इज इम्पॉर्टेंट to note that the doctrine of constructive notice does not allow outsider to have notice of internal affairs of the company। ये आउटसाइडर को इसलिए प्रोटेक्ट करता है क्योंकि कंपनी के जो भी इंटरनल अफेयर्स होते हैं उसके बारे में आउटसाइडर्स को पता नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें कई बार लॉस सहना पड़ जाता है। तो इसके लिए आउटसाइडर लायबल नहीं होगा। The doctrine of indoor management operates to protect the outsider against the company। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है इसको इसीलिए लाया गया है ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके आउटसाइडर को कंपनी से। ओके, उसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और द तुर्कंद रूल। दिस इज बेस्ड ऑन द लैंडमार्क केस लॉ। ये एक केस लॉ हुआ था द रॉयल ब्रिटिश बैंक एंड तुर्कंद के बीच में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस लॉ है। इसका अगर आप नाम एग्जाम में मेंशन करते हैं तो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, तो आप प्लीज इसको याद कर लीजिएगा, काफी अच्छा लैंडमार्क केस है। तो इसमें यही बोला गया था कि In simple words, the doctrine of indoor management means a company's indoor affair are the company's problem। जो भी कंपनी का इंडोर मैनेजमेंट है, मतलब इंडोर जो भी उनका अफेयर्स चलता है अंदर, तो उसके बारे में आउटसाइडर्स को पता नहीं होता। तो इसलिए इसकी जो प्रॉब्लम है ये कंपनी की खुद की प्रॉब्लम है, ये आउटसाइडर्स की प्रॉब्लम नहीं होती है। एमओए और एओए तो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, और इसमें अगर पर्सन अगर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले अगर रीड नहीं करता है उनको, तो इस केस में पर्सन लायबल हो जाता है, आउटसाइडर लायबल हो जाता है। लेकिन जब कंपनी के इंटरनल अफेयर्स की बात आती है तो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में आउटसाइडर्स को पता नहीं होता, जिसकी वजह से आउटसाइडर लायबल नहीं होता। तो ये कंपनी की खुद की प्रॉब्लम है, इसके लिए आउटसाइडर लायबल नहीं होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोलता है इफ एनी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी थ्रू इट्स डायरेक्टर और अदर पर्सन दे कैन एज्यूम दैट the member of company are performing their act within the scope of their authority। ये पॉइंट ये बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन अगर वो डील करता है कंपनी के डायरेक्टर के साथ और एनी अदर पर्सन के साथ, तो वो पहले से उसका एक ट्रस्ट बन जाता है कंपनी के डायरेक्टर पे या कंपनी पे, उसकी मार्केट वैल्यूज देख के कि अगर ये लोग काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे, और वो पहले से इस चीज को एज्यूम कर लेता है कि ये लोग जो अपना काम परफॉर्म करेंगे अपनी स्कोप और अथॉरिटी के अंदर, मतलब जो कंपनी का ऑब्जेक्ट है कंपनी उसके अंदर ही काम करेगी। मींस जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखा हुआ है कंपनी इससे बाहर जाके काम नहीं करेगी। बट अगर कंपनी फिर भी अपने मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज से जाके बाहर काम करती है तो इसके लिए आउटसाइडर लायबल नहीं होगा। तो इसलिए समटाइम्स अगर हम भी किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमने अगर उसका एमओए एओए रीड नहीं किया है लेकिन फिर भी हमें उसकी मार्केट वैल्यू पता है, तो हम क्या करेंगे, आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लेंगे और उसमें पैसा लगा देंगे। लेकिन समटाइम्स जो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, उसमें कुछ फॉल्ट होते हैं, वो लोग इलीगल एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं जिसकी वजह से कंपनी को कई बार लॉस सहना पड़ जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए दोनों डॉक्ट्रिन्स लाए गए हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है ये आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट तो करता है। ओके, ये आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है, मींस आउटसाइडर तो लायबल नहीं होगा लेकिन कंपनी लायबल होगी। बट ये कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जो कि ये कहता है, एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है उसमें क्या हो रहा था कि जो आउटसाइडर था वो लायबल है, लेकिन इन सारे एक्सेप्शंस में जो आउटसाइडर है वो लायबल नहीं होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में। लेकिन ये एक्सेप्शन ये कहती है कि ये जितने केसेस है इसमें आउटसाइडर खुद ही लायबल होगा। इस केस में जो कंपनी है वो लायबल नहीं होगी इन सारे केसेस में। ओके, वैसे तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में आउटसाइडर लायबल नहीं होता, लेकिन इन सारे केसेस में ये जितने भी एक्सेप्शन है इनमें आउटसाइडर खुद ही लायबल होगा। ओके, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है,
द आउटसाइडर हैव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, मीन्स जो आउटसाइडर है उसको पहले से ही पता था कि कंपनी की अथॉरिटी क्या है, कंपनी अपने अथॉरिटी से बाहर जाके काम कर रही है, उसके बाद भी वो कंपनी में पैसा लगा रहा है, तो इसके लिए वो कंपनी को ये नहीं बोल सकता कि मुझे प्रोटेक्ट करो। ओके, तो पूरा पॉइंट पढ़ते हैं। अ पर्सन नोइंग दैट द डायरेक्टर do not have the authority to make the transaction but still enter into it cannot speak protection under the rule of indoor management। यही बोल रहा है पॉइंट कि अगर किसी पर्सन को पहले से ही पता है कि जो कंपनी का डायरेक्टर है वो अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके काम कर रहा है, फिर भी वो उस कंपनी के साथ एंटर कर रहा है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, तो वो उसके लिए ये नहीं बोल सकता कि मुझे प्रोटेक्ट करो। ओके, तो इस केस में जो आउटसाइडर होगा वो खुद ही लायबल होगा, इसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी। फिर सेकंड पॉइंट है फॉर्जरी का केस। तो फॉर्जरी का मतलब क्या होता है, किसी चीज को डुप्लीकेट काम करना, ओके, फॉर्ज करना। इसमें क्या है, दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग फॉर्जरी। जो हमारा फॉर्जरी के केस में भी जो आउटसाइडर है वो खुद ही लायबल होगा। देखते हैं पॉइंट, वेयर अ डॉक्यूमेंट इज फॉर्ज्ड बाय द ऑफिसर ऑफ द कंपनी। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट फॉर्ज करता है कौन, कोई भी ऑफिसर, किसका, कंपनी का, द पर्सन डीलिंग विद द ऑफिसर कैन नॉट क्लेम बेनिफिट ऑफ हिज दिस डॉक्ट्रिन। जो पर्सन इस ऑफिसर के साथ अगर कोई डील कर रहा है तो इसके लिए वो पर्सन जो है लायबल खुद ही होगा, क्योंकि अगर फॉर्जरी का केस है तो कंपनी इसके लिए लायबल नहीं होती है। तो जो भी पर्सन फॉर्जरी के केस में भी अगर डील कर रहा है तो पर्सन जो आउटसाइडर है मीन्स वो खुद ही लायबल होगा, कंपनी इसके लिए लायबल नहीं होगी। ओके, उसके बाद है थस अ कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर फॉर्जरी कमिटेड बाय द ऑफिसर। अगर कंपनी का कोई भी ऑफिसर कोई फॉर्ज काम करता है तो इसके लिए कंपनी लायबल नहीं होती। वैसे तो ये कंपनी का ही ऑफिसर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी लायबल हो जाएगी, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता होगा डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेट, आपको ये कंसेप्ट पता होगा सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या बोलता है कि कंपनी अपने ऑफिसर्स, कंपनी अपने मेंबर्स से बिल्कुल अलग होती है, तो कंपनी का अलग स्टेटस होता है और मेंबर्स या ऑफिसर्स का अलग स्टेटस होता है। सो इस केस में जो कंपनी है वो लायबल नहीं होगी। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट बोलता है नो नॉलेज ऑफ आर्टिकल एंड एमओए। जो पर्सन है जिसने कंपनी के साथ डील किया है, ओके, उसे कोई नॉलेज ही नहीं है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम के बारे में, तो इस केस में भी जो कंपनी है वो लायबल नहीं होगी। अ पर्सन हु डिड नॉट कंसल्टेड द आर्टिकल एंड मेमोरेंडम इज नॉट अवेयर द कंटेंट ऑफ दीज डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट क्लेम प्रोटेक्शन अंडर दिस डॉक्ट्रिन। इसका मतलब यही है कि किसी भी पर्सन ने अगर डील किया कंपनी के साथ, उसने फिर से कोई भी मेमोरेंडम या आर्टिकल रीड नहीं किया है और उसने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो इस केस में भी जो आउटसाइडर है वो खुद ही लायबल होगा, इस केस में कंपनी लायबल नहीं होगी। फिर इसकी एक लास्ट एक्सेप्शन है, नेग्लिजेंस का केस है। मतलब आपको सारी चीजें पता थी तो भी आप नेग्लिजेंट कर रहे हो, आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो, ओके, तो इस केस में भी जो कंपनी है वो लायबल नहीं होगी। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट डू नॉट रिवॉर्डेड दोज हु बिहेव नेग्लिजेंटली। मतलब आपको किसी चीज के बारे में पता था तो भी आपको पता है कि कंपनी सही नहीं है, ओके, उसके बाद भी आपको पता है कि कंपनी अपने ऑब्जेक्ट लॉस से बाहर जाके काम कर रही है, उसके बाद भी आप जबरदस्ती उसमें पैसा लगा रहे हो, तो उससे अगर आपको कोई भी लॉस होता है तो इसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी, इसके लिए आप खुद ही लायबल होगे। ओके, सो स्टिल आपको समझ तो आ गया होगा, एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। फर्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस यही बोलता है कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं ये हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आरओसी के पास रजिस्टर्ड होते हैं। इसे कोई भी पर्सन इंस्पेक्ट कर सकता है बाय पेमेंट ऑफ नॉमिनल फीस, और ये कंपनी को प्रोटेक्ट करती है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, अरेंजमेंट होता है और इसमें अगर पर्सन बिना एमओए और एओ को पढ़े हुए कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो कंपनी इसके लिए लायबल नहीं होगी। वो बाहर का जो बंदा है आउटसाइडर वो खुद ही लायबल होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसका ये बोलता है कि आपको कंपनी के साथ डील करने से पहले आपको श्योर हो जाना चाहिए कि जो कंपनी है वो अपना काम विद इन द अथॉरिटी कर रही है। अगर आप इस एमओए और एओ को रीड नहीं करते तो उसमें कंपनी का कोई भी फॉल्ट नहीं होगा।
और फिर नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि इवन इफ पर्सन फेल्स टू रीड दैम, मान के चलो कि अगर कोई किसी पर्सन ने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो एंटर कर लिया लेकिन उसने एमओए एओ को रीड नहीं किया और जब उसको लॉस हो गया तो वो कंपनी को ये बोलता है कि मैंने आपका एमओए और एओए तो पढ़ा ही नहीं था तो इसके लिए मैं लायबल नहीं हूँ। बट लॉ ये पहले से ही एज्यूम कर लेता है कि अगर कोई भी पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसने पहले से ही कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए हैं और उसको हर चीज़ के बारे में पहले से ही नॉलेज है, तो उस आउटसाइडर को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। इस डॉक्ट्रिन के अंदर कंपनी लायबल नहीं होगी। ओके, उसके बाद है इसका कंक्लूजन यही है, दिस डॉक्ट्रिन इन दिस डॉक्ट्रिन कंपनी इज नॉट लायबल। ओके, नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, ये आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द कंपनी। मतलब अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, कंपनी के जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं उसके लिए कंपनी खुद ही लायबल होती है। कंपनी क्योंकि आउटसाइडर को कंपनी के इंटरनल मैटर्स के बारे में कुछ पता नहीं होता, जिसकी वजह से हम आउटसाइडर को लायबल नहीं करवा सकते हैं। ओके, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का कंसेप्ट इसीलिए लाया गया क्योंकि फर्स्ट डॉक्ट्रिन तो इसलिए कंपनी को प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन कोई डॉक्ट्रिन तो ऐसी होनी चाहिए जो आउटसाइडर्स को भी नॉलेज करे, क्योंकि हमें आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी गलत ना हो। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कंपनी ही गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है जिसकी वजह से आउटसाइडर को लॉस हो जाता है। सो इसलिए इस डॉक्ट्रिन को भी लाया गया। ओके, तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, लैंडमार्क जजमेंट हुई थी द रॉयल ब्रिटिश बैंक एंड तुर्कंत के बीच में। इसमें यही कहा गया था कि जो डॉक्ट्रिन का इंडोर अफेयर होता है वो कंपनी की प्रॉब्लम होती है, वो आउटसाइडर की प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी पर्सन कंपनी के किसी भी डायरेक्टर या अदर पर्सन के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो पहले से ही ये एज्यूम कर लेता है पर्सन की जो कंपनी का डायरेक्टर है वो अपनी अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है, जो भी उसका स्कोप एंड अथॉरिटी है, मींस उसका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो भी बातें लिखी हुई हैं वो सारी सही हैं और वो उसके अंदर में ही काम कर रहा है। ओके, तो इसलिए ये पहले से ही अजम्पशन ले लेता है पर्सन। उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि इसमें कंपनी लायबल नहीं होगी, इसमें आउटसाइडर खुद ही लायबल होगा। जनरली क्या बोल रहा था कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है ये आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इन एक्सेप्शन केसेस में ये फिर से कंपनी को ही प्रोटेक्ट करेगा। पहला केस क्या है, जब आउटसाइडर को नॉलेज है कि कंपनी ऐसी चीज़ों को कर रही है जो उसकी अथॉरिटी से बाहर है, उसके बाद भी वो उसमें पैसा लगा रहा है, तो इस केस में आउटसाइडर खुद ही लायबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्जरी का। फॉर्जरी के केस में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर फॉर्ज करता है कंपनी का कोई भी ऑफिसर और पर्सन उस ऑफिसर के साथ डील कर लेता है तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होती, उसके लिए जो आउटसाइडर है वो खुद ही लायबल होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नो नॉलेज ऑफ आर्टिकल और एमओए। पर्सन ने कंपनी के साथ डील तो कर लिया लेकिन उसको आर्टिकल और एमओए के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसने ना ही उसको रीड किया ना ही उसको उसके बारे में कुछ भी पता है, तो इस केस में भी इसको आउटसाइडर को प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। तो इस केस में भी क्या होगा, कंपनी लायबल नहीं होगी, आउटसाइडर अपने फॉल्ट के लिए खुद ही लायबल होगा। उसके बाद है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब होता है आप किसी चीज़ को नेग्लेक्ट कर रहे हो, आपको मतलब चीज़ें पता है आप उसके बाद भी नेग्लेक्ट कर रहे हो, आपको पता है कि कंपनी इलीगल एक्टिविटीज़ करती है, कंपनी अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके काम कर रही है, कंपनी अपने स्कोप से बाहर जाके काम कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो भी आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये तो आपकी नेग्लिजेंसी है ना, जिसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हो। फिर तो इसके लिए भी आप कंपनी से कोई भी रिवॉर्ड चार्ज नहीं कर सकते हो, इसके लिए जो आउटसाइडर है वो खुद ही लायबल होगा, कंपनी विल नॉट बी लायबल। थैंक यू सो मच। वैसे अगर इस दोनों डॉक्ट्रिन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एंड दूसरी चीज़ ये कि आपको नोट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी है आप हैंड टू हैंड रिटर्न नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।